Hello guys, welcome to my new channel. Hey, I am Riya Kumari of your favorite channel. आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। मैंने पिछले क्लास में आपको प्लांट किंगडम बताया था और प्लांट किंगडम मैंने स्टार्टिंग किया था बेसिकली, और मैंने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बताया था। आज मैं उसको शॉर्ट में रिवीजन करके मैं आपको उसके आगे बताऊंगी एकदम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। देखो, मैं एनसीईआरटी का बुक भी ले, अगर एनसीईआरटी का बुक नहीं लिया है तो अभी आप लेके आ जाओ। आज हम लोग एनसीईआरटी से ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे और टॉपिक को समझेंगे भी, वो भी एकदम अच्छे तरीक़े से। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़ लाइक कर दे इस सेशन को, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। ठीक है, और इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जब भी आपको वीडियो डालूँ तो अब आपके पास आ जाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उस दिन हम लोग स्टार्ट किए थे, फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़े थे? किंगडम। यानी किंगडम मैंने हम बताया था कि किंगडम जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एनिमिलिया, प्लांटे, फंगी, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। एनिमिलिया और प्लांटे का कौन क्लासिफिकेशन किया था? एरिस्टोटल। और फंगी का तो हम लोग को पढ़ना नहीं है। प्रोटिस्टा का जो किए थे वो अर्नस्ट हैकल थे। मोनेरा को जो किए थे वो रॉबर्ट कॉपलैंड थे। फिर उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स में हम लोग देखे। फिर उसके बाद हम लोग जो पढ़ा था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो होता है उसको कौन क्लासीफाई किए थे? RH विटेकर ने। देखिए, फिर हम लोग ने ये पढ़ा था कि सियानोबैक्टीरिया को हम लोग ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, लेकिन वो एल्गी है नहीं, वो सियानोबैक्टीरिया मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी। आगे के मैं टॉपिक्स में आपको बताऊंगी कि सियानोबैक्टीरिया जो है वो फर्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करने वाला पहला ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, सियानोबैक्टीरिया। ठीक है, ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे जो प्लांट किंगडम है उससे पहले भी एक बहुत सारे क्लासिफिकेशंस थे, किए गए थे। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसको बोलते हैं, फिर अर्लियर उससे आर्टिफिशियल से भी पहले एक और क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम था जिसको हम लोग बोलते हैं अर्लियर क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, जिसमें बेसिकली यही क्लासिफाई किया गया था कि बेसिकली जो प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो उसको क्लासिफाई किया गया था। ठीक है, अब अर्लियर क्लासिफिकेशन और सिस्टम में आपका जो एनाटॉमिकल नहीं, मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे किया गया था। अगर वो मूवमेंट शो कर रहा है तो एनिमल है, अगर वो मूवमेंट शो नहीं कर रहा है तो वो प्लांट है। बस इसी से उस समय हमारे में इतना मॉडिफाइड टेक्निक्स उस समय नहीं हुआ करता था। आज तो उसके पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया था उसको बोलते हैं अर्लियर क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या थे? पहली बात तो इसमें ये था कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक ही चीज़ में रखा गया, मतलब उस समय प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया, सारा चीज़ एक ही में रखा गया और प्लेस टुगेदर। यूकैरियोट्स वर प्लेस्ड टुगेदर यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स आर प्लेस्ड टुगेदर। फिर क्या हुआ? Unicelled and multicelled placed together. Unicelled and multicelled are placed together. Unicelled and multicelled are placed together. Are placed together. Placed together. Placed together. फिर तीसरा ड्रॉबैक क्या था?
इसमें यही था ना कि ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ को भी साथ में रखा गया था। मैंने आपको क्या बोला कि उस समय जो क्लासिफिकेशन होता था वो आपका एकदम मॉर्फोलॉजिकल मीन्स के थ्रू, मतलब अगर वो रिप्रोडक्शन अगर शो करता है तो एनिमल है, अगर नहीं शो करता तो प्लांट है। ये तो उसमें ये नहीं क्लासिफाई किया गया था कि ये प्रोकैरियोट्स है, ये यूकैरियोट्स है। वो सब जो क्लासिफिकेशन हुआ वो बाद में जाकर हुआ। यूनिसेल्ड एंड मल्टी सेल्ड एंड आर ब्लस्ड टुगेदर। अब ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स को भी एक साथ ही रखा गया। ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स वर प्लेस्ड टुगेदर। हेटेरोट्रॉफ्स were placed together were placed together। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो होता है आर्टिफिशियल में क्या किया गया ना कि थोड़ा मोड़ा उसको मॉडिफाई किया गया, ठीक है, थोड़ा मोड़ा टेक्निक्स को मॉडिफाइड किया गया। आर्टिफिशियल सिस्टम जो था वो जो है वो बेस था कि उसमें देखिए कि अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या था, प्रोकैरियोट सब कुछ एकदम मॉर्फोलॉजिकल में, इसमें थोड़ा सा क्लासिफाई किया गया। इसमें जो रखा गया वो जो स्पीसीज़ थे वो क्लोजली रिलेटेड थे, मतलब क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ थे विच इज़ बेस्ड ऑन फ्यू, मतलब उसमें सारा कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड किया गया था। लेकिन नहीं, आर्टिफिशियल में क्यों किया गया, उसमें जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को सेग्रीगेट किया गया, मतलब सेपरेट किया गया। उसमें वही एनिमल्स रह सकते जो आपस में देखने में से सिमिलर लगे, मतलब क्लोजली रिलेटेड हो, ठीक है। अब ये इसकी भी कुछ ड्रॉबैक्स थी, ये ड्रॉबैक्स में आ जाता है। तो ड्रॉबैक्स क्या थी आर्टिफिशियल सिस्टम की? इट गिव इक्वल वेटेज टू बोथ वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। उसकी यही थी ना कि वो इक्वल वेटेज देती थी दोनों को, वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये असर्शन और रीज़न में पूछ सकता है। अब दूसरा क्लासिफिकेशन सिस्टम यही है कि नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम मैंने आपको बताया था कि वो इन्वामेंट पे बेस होती है। कोई भी प्रोसेस होती है तो वो इन्वामेंट पे इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि आपका सामने वाले जो टेम्परेचर, आपका आसपास का टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर हाई है कि लो है, वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। और वो प्लांट्स के अंदर के जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होती है उस पर भी डिपेंड करती है। एनाटॉमिक का मतलब क्या होता है? इंटरनल फीचर्स में जैसे आ जाती है एम्ब्रायोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी। सच classification for the flowering plants was given by George Bentham and Dalton Hooker। ये वाला जो नेम आपको दिया गया वो याद करना पड़ेगा। अब फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया है कि जेनेटिक मतलब क्या होता है, इवोल्यूशनरी, मतलब कोई चीज़ का इवोल्यूशन हो रहा है, मतलब आफ्टर टाइम टू टाइम कोई नया कैरेक्टरिस्टिक्स उस ऑर्गेनिज्म में आ रहा है, ठीक है, न्यू इंट्रोड्यूस हो रहा है। अब कुछ भी अगर इंट्रोड्यूस हो रहा है तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम वही है, अगर वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को बताता है। जैसे कि ह्यूमंस भी आज हम लोग ऐसे हैं तो हम लोग बिलियन ईयर्स एगो या फिर मिलियन ईयर्स एगो हम लोग ऐसे नहीं थे। हम लोग एप्स, फिर एप्स आया, रामापिथिकस, एस्ट्रेलोपिथिकस, बहुत सारे, उसके बाद इवोल्यूशन हुए। धीरे धीरे ब्रेन का साइज़ पहले छोटा था, धीरे धीरे एक्सीड हुआ, ठीक है, वह उसको इवोल्यूशन बोलते हैं। मैं आपको इवोल्यूशन वाला चैप्टर में पढ़ाऊँगी अच्छे से। अब आ जाता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या होता है ना, न्यूमेरिकल नाम ही से पता चल रहा है, वो नंबर्स एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब ये है कि अगर हम लोग नंबर्स और कोड्स, जैसे मान लीजिए बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सेल्फ कॉन्शियसनेस हो गया, वो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई करने के लिए नंबर्स और कोड्स कर देते हैं। और नंबर्स और कोड्स एक टाइम में ऐसा नहीं है कि हम लोग एक बार में एक ही को दे सकते हैं।
हम लोग एक टाइम पे उसको 100 टाइम्स भी दे सकते हैं। 100 मतलब एक टाइम पे हम लोग 100 कोड्स एंड नंबर्स असाइन कर सकते हैं। अब उसके बाद आ जाता है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी नाम ही से पता चल रहा है कि साइटोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ द क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। क्रोमोसोम नंबर और स्ट्रक्चर और बिहेवियर पे वो पूरा एकदम साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देता है। अब केमोटैक्सोनॉमी क्या है? केमोटैक्सोनॉमी नाम ही से पता चल रहा है केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट्स टू रिजॉल्व कन्फ्यूज़न। ठीक है। अब केमोटैक्सोनॉमी मतलब क्या होता है? केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट है। ठीक है। अब वो जैसे कि हम बता रहे हैं कि प्लांट जैसे कि फंगी है, फंगी का सेल वॉल जो होता है वो आपका ये पेप्टाइडोग्लाइकन से बना हुआ होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन में भी कौन सा? एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन बना होता है। अब कोई प्लांट है, अब उसका कौन से वो सब्सटेंस से वो बना हुआ है, उसका केमोटैक्सोनॉमी बोलते हैं। मतलब केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स क्या, वो चीज़ बना किस चीज़ से है। ठीक है। अब जैसे कि कर्ड है, कर्ड बनता है दूध से ऑफ कोर्स, उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि लैक्टोबैसिलस, एसिटोबैलस, बहुत सारा होता है। अब वो कर्ड तो बन गया, अब वो जिस चीज़ से बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? कर्ड का केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। ठीक है। अब आ जाते हैं एल्गी में। एल्गी में मैंने आपको बताया था कि एल्गी जो होता है वो क्लोरोफिल बियरिंग होता है। वो सिंपल, उसका ऑफ कोर्स एल्गी है, ग्रीन है, तो ग्रीन है तो उसमें क्लोरोफिल भी होगा। क्लोरोफिल बियरिंग है, सिंपल भी है। और मैंने आपको बताया था कि उसके उस समय जो एल्गी मतलब एल्गी उतना मॉडिफाइड नहीं है, उसमें रूट्स नहीं है, स्टेम्स नहीं है, लीव्स नहीं है, थैलॉइड है। मतलब पूरा उसमें कुछ भी वी कांट डिफ्रेंशिएट इनटू विच इज़ रूट, विच इज़ स्टेम, विच इज़ लीव्स, फ्रूट्स, वी कांट डिफ्रेंशिएट एनीथिंग। मतलब उसका जो एक स्ट्रक्चर होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वो बहुत अनडिफ्रेंशिएटेड होता है। अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी को हम लोग थैलॉइड बोलते हैं। और एक तो अब तो जाहिर सी बात है कि उसके पास क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल है तो वो ऑटोट्रॉफिक होना चाहिए उसको। वो एक्वेटिक भी है। ठीक है, एक्वेटिक है, जनरली वो एक्वेटिक है। एक्वेटिक है मतलब क्या? वो फ्रेश वाटर और मैरीन ऑर्गेनिज्म में भी मिलेगा। एक मिनट में आपको बना के समझाती हूँ। डोंट वरी, मैं आपके हर एक टॉपिक्स को इतने अच्छे से क्लियर करूँगी कि अगर आप एक बार रीड भी करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था, उस दिन भी मैंने आपको बताया था, आज मैं फिर से बता रही हूँ। ये जो होता है वो क्लोरोफिल बियरिंग होता है। सिंपल, थैलॉइड, जनरली एक्वेटिक, generally aquatic, both fresh water and marine organism, both fresh water and marine organism mainly it एग्जिस्ट मेनली ऑन मॉइस्ट स्टोन्स। आपने कभी मॉइस्ट स्टोन्स देखे? जैसे कि हम लोग जनरली भी हम लोग देख लेते हैं एल्गी को जब बारिश वारिश, जहाँ पे मार्शी एरियाज़ है वहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारे कीचड़ हैं, वहाँ पे भी बहुत मतलब एल्गी देखने को नॉर्मली मिल ही जाता है। जैसे कि मॉइस्ट स्टोन्स हो गया, सॉइल्स हो गया, वुड हो गया, जनरली वुड पे देखने को मिलता है। मॉइस्ट स्टोन्स, वुड, सॉइल हो गया। अब देखिए, अभी यहाँ पे एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी चलता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब क्या होता है ना, अगर देखिए दो पार्टनर है, अब दोनों पार्टनर को म्यूचुअली बेनिफिट होगा। अगर हम उसको अगर कुछ दे रहे हैं तो वो भी मेरे को बदले में मेरे को भी बेनिफिट होगा। वैसा इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, मतलब म्यूचुअली बेनिफिशियल, म्यूचुअलिस्टिक आ जाएगा आपका, वो तो लास्ट में आपको पढ़ना है, लेकिन अभी आ जाएगा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन विच बोथ पार्टनर गेट्स बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है। अब इसमें जो होता है वो एल्गी पार्टनर को हम लोग क्या बोलते हैं? फैकोबिएंट।
एल्गी पार्टनर को हम लोग बोलते हैं फाइकोबियंट। फाइकोबियंट। और फंगी पार्टनर को बोलते हैं माइकोबियंट। माइकोबियंट। ठीक है। अब देखिए, अब इसका जो एल्गी है, अब एल्गी का आपको दिमाग में ऑब्जर्व दीदी पहले आप ये बताइए कि इसका फॉर्म, इसका साइज़ और इसका फॉर्म कैसा होता है। देखिए, इसका जो फॉर्म और साइज़ होता है वो वेरिएबल होता है। इट मे बी कॉलोनियल फिलामेंटस, कॉलोनियल टू फिलामेंटस, गर्डल शेप्ड, मतलब इट कैन वेरी फ्रॉम, मतलब उसका जो साइज़ है वो फिक्स नहीं रहता, वो वेरी करते रहता है। जैसे कि एमीबा का जो साइज़ है वो फिक्स नहीं है, वो उसका मतलब वो कैसे भी अपने इस बॉडी को स्क्वीज़ कर लेता है, मतलब उसका बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। यहाँ पे भी वैसे एल्गी का कुछ ऑर्गेनिजम्स है वो जो कॉलोनियल मिलेंगे, जो कॉलोनीज़ फॉर्म करेंगे, मैं आपको आगे के एग्जाम्पल में दिखाऊंगी। ठीक है। अब इसका रिप्रोडक्शन पे आ जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बेसिकली मैं आपको जितना पढ़ा रही हूँ उतना आपके लिए काफ़ी है। एल्गी जो है वो रिप्रोडक्शन जो करता है वो एसेक्सुअल भी करता है, सेक्सुअल भी करता है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बहुत सारा आ जाता है, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, और ये भी। ठीक है, बहुत सारा आ जाता है। फ्रेगमेंटेशन जो जनरली वो ग्राफ्टिंग भी आ जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, और भी बहुत सारा आपको आ जाता है। ठीक है, लेकिन उसमें जो मेनली जो वो करता है वो फ्रेगमेंटेशन करता है। जैसे कि देखिए, अपने बॉडी को जो है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रही हूँ, मैं रफली आपको बता रही हूँ कैसे होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है पहले अपने बॉडी को डिवाइड करता है फ्रैगमेंट्स में। अब इसके जो एक फ्रैगमेंट्स है वो इंडिविजुअली ग्रो करते हैं, एक 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 आपका एक इंडिविजुअली ऑर्गेनिज्म को आपको प्रोड्यूस करते हैं। ये एक फ्रैगमेंट एक इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेगा, ये एक फ्रैगमेंट करेगा, ये एक फ्रैगमेंट करेगा। ठीक है। अब मेनली जो होता है, अब होता है, इसी को फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ऐसे तो मैं बोलती हूँ कि आप समझ लिया करो और इतना याद करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये चीज़ कुछ चीज़ें जो होती है ना वो याद करनी पड़ती है। लेकिन आपको मैं ऐसा समझाऊँगी, आपको याद रखना है कि एक फ्रैगमेंटेशन, वो अपने बॉडी को ऐसे डिवाइड करते हैं, ऐसे कट करते हैं कि उसका एक एक जो पार्ट है वो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज़ मेनली फ्रैगमेंटेशन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्ट्स के थ्रू हाँ, स्पोर्ट्स के थ्रू करता है। ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाता है कि जैसे आपका क्लैमिडियोस्पोर्स, एक्सकोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, ड्यूट्रोस्पोर्स एंड दी जूस्पोर्स, ऊस्पोर्स, बहुत सारा आ जाता है। अब इसमें जो मेनली वो जो करता है, जितने भी मैंने आपको बताया, जूस्पोर्स को छोड़कर बाकी जितने भी स्पोर्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, और एक मात्र एक ऐसा स्पोर है जूस्पोर जो कि मोटाइल होता है। ठीक है, except zoospores, all other spores are non-motile। ये जो होता है वो मोटाइल स्पोर होता है। ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब आप समझते हैं क्या, पहले मेरे को ये बताइए, कमेंट करके बताइएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब होता क्या है। ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज़ करते हैं तब आपका ये मतलब जैगोट बनाते हैं, पता है। लेकिन हाँ, अब ये तो एल्गी है। ठीक है, अब ये तो एल्गी है, तो एल्गी में कुछ मैंने बताया था कि इस साइज़ में वेरी करते हैं। तो साइज़ में वेरी करते हैं तो कुछ ऐसा भी तो ऑर्गेनिज्म हो सकता है जिसके साइज़ सेम हो।
fusion between two gametes, male and female gametes, male and female gametes, which is of similar size, which is of similar size. इसको आइसोगैमी बोलते हैं। एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स, नहीं इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगैरा। अब दूसरा आ जाता है एनाइसोगैमस। A fusion between two male gamete and female gamete, between two male gamete and female gamete, which is of dissimilar in size, which is of dissimilar in size, dissimilar in size. इसका एग्जाम्पल है यूडोराइना। यूडोराइना, यूडोराइना जो होता है वो ग्रीन एल्गी होता है। इसके एग्जाम्पल्स को याद कर लीजिएगा। अब आ जाता है oogamous। oogamous क्या होता है? जब मोटाइल और नॉन मोटाइल जब गैमेट जब फ्यूज़ करते हैं तब उसको बोलते हैं oogamous। फ्यूज़न ऑफ टू motile and non-motile gametes, two motile and non-motile gametes, non-motile gametes, non-motile gametes। एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स फ्यूकस, वॉलवॉक्स फ्यूकस। ये देखिए, मैं आपको एक बार ड्राइंग में दिखा देती हूँ। ये जितने भी ड्राइंग दिख रहे हैं ये सबको एकदम रख लीजिए, याद रख लीजिएगा। वॉलवॉक्स देखिए क्या होता है, यहाँ पे भी देखिए क्या होता है। यहाँ पे देखिए कॉलोनीज़ बन रही है, कॉलोनीज़ बन रही है। यहाँ पे देखिए वॉलवॉक्स का जो कॉलोनियल फॉर्म्स होता है, यहाँ पे देखिए वॉल बन रहा है, कॉलोनीज़ बन रही है। यहाँ पे देखिए फ्रॉन्ड क्या होता है? फ्रॉन्ड वही होता है ना कि बहुत बड़ा, जो देखिए यहाँ पे तो आपको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे जो होते हैं रूट्स को, जो अनडिफरेंशिएटेड रूट्स है उसको होल्ड फास्ट बोलते हैं। अब यहाँ का जो स्टॉक है उसको स्टाइप बोलते हैं। अब यहाँ पे जो बड़ा जो फोटोसिंथेटिक लीफ है उसको फ्रॉन्ड बोलते हैं। फोटोसिंथेटिक लीफ को फ्रॉन्ड बोलते हैं। फोटोसिंथेटिक लीफ को फ्रॉन्ड बोलते हैं। ऐसे ऐसे जो बड़ा सा जो ऐसे ऐसे जो पत्ता है, ऐसे ऐसे फिर स्टॉक है, फिर ऐसे 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 जो अनडिफरेंशिएटेड रूट्स हैं उसको होल्ड फास्ट बोलते हैं। इसको स्टाइप बोलते हैं, इसको फ्रॉन्ड बोलते हैं। अब देखिए, अब इसके मैंने बताया था कि गडल शेप्ड होता है, ये ओलोथ्रिक्स है। ओलोथ्रिक्स का देखिए ये गडल शेप्ड होता है, गडल शेप्ड होता है। अब देखिए, अब कोई कोई प्लांट्स में ना एयर ब्लैडर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये फ्यूकस है, यहाँ पे देखिए फ्रॉन्ड है तो फ्रॉन्ड में एयर ब्लैडर भी है और होल्ड फास्ट भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं आपको एक बार रीडिंग करवा देती हूँ। एल्गी आर यूज़फुल टू मैन। अब एल्गी का हमने सारा पढ़ लिया, रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। अब एल्गी कि हम लोग के लिए कितना ज़रूरी है वो भी पढ़ लेते हैं। एल्गी आर यूज़फुल टू मैन इन अ वेराइटी ऑफ ways. At least a half of the carbon dioxide fixation on the earth is carried out by algae through photosynthesis. मैंने आपको बताया था कि एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है, तो एटलीस्ट हाफ ऑफ दी, जितना भी हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में जितना भी कंटेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, इट में भी 0.03% और उसका हाफ 50% एटलीस्ट वो खुद वो
ये ओरिजिनेट करता है, मतलब वो सराउंडिंग्स को उतना वो अकेले एल्गी ही दे देता है, ठीक है, थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। अब उतना कंजम्पशन करता है, एक वो एब्जॉर्व करता है, ठीक है, हाँ उसको एब्जॉर्व करता है। अब जाहिर सी बात है प्लांट्स को खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो एक्सक्रीट क्या करता है, ऑक्सीजन। अब वो अब क्या होता है ना कि अब उसको एटलीस्ट हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड उसको चाहिए फिक्सेशन करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो तो हर जगह है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब उसको अब वो जहाँ भी वो प्लांट्स एग्जिस्ट करता है वहाँ पे तो ऑक्सीजन बहुत हाई अमाउंट में रिलीज़ होगा, वहाँ पे रहने मतलब किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होगा। अब यहाँ पे बहुत सारा जो एल्गी है एज अ फूड भी हम लोग यूज़ करते हैं। मैंने आपको एक ट्रिक बताती हूँ, लैप्सी, लैमिनेरिया, पोरफायरा सर्गेसम, edible, लैमिनेरिया, लैमिनेरिया को हम लोग एज अ सुशी रैप भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हाई कंटेंट ऑफ, क्योंकि सुशी रैप के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें हाई कंटेंट ऑफ आयोडीन होता है, हाई कंटेंट ऑफ आयोडीन, हाई कंटेंट ऑफ आयोडीन। पोरफायरा भी होता है, पोरफायरा सरगेसम, ठीक है। अब देखिए, अब हाइड्रोक्लोराइड सब्सटेंस क्या होता है, वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटीज़ को दिखाता है। अब हाइड्रोक्लोराइड्स में कौन सा आ जाता है, ब्राउन एल्गी आ जाता है, रेड एल्गी आ जाता है, कैरेग्रीन और एल्गिन, ठीक है। एल्गिन जो होते हैं वो ब्राउन एल्गी में पाए जाते हैं और कैरेग्रीन जो होते हैं वो रेड एल्गी में पाए जाते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे एल्गी का हम लोग एज अ फूड भी मैंने आपको बताया, जैसे कि जेलिडियम और ग्लासिलेरिया एज अ हम लोग आइसक्रीम्स और जेलीज बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। और क्लोरेला जो हो गया वो स्पेस ट्रैवलर फूड है, जैसे कि क्लोरेला, जैसे कि एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं उनको उनको जो होता है वो जो जब जाते हैं तो उनको पता नहीं होता है वो कितने दिन में वापस आएंगे। तब क्लोरेला इसीलिए वो बॉडी को, क्योंकि वो हाईली प्रोटीनेशियस फूड है, ठीक है, विच इज़ हाई यूनिसेलुलर एल्गी है, याद रखिएगा, यूनिसेलुलर एल्गी है, रिच इन प्रोटीन से, एंड इट इज़ यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट विच इज़ इवन बाय द ट्रैवलर्स। अब इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, ठीक है। सो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, कल मैं आपको इसके टाइप्स को पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, एंड आई होप कि यू लाइक द वीडियो। Please press the bell icon and subscribe and like and share to all your friends and relatives which has अब आप शेयर नहीं कीजिएगा तो अगर मान लीजिए किसी और को भी प्रॉब्लम हो तो उनको भी हेल्प करना चाहिए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।